नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका बेसिक फंडा की क्लासेस में। सबसे पहले आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू यू ऑल कि मैं इस चैनल पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहा हूँ पिछले 1.5-2 महीने में ड्यू टू सम पर्सनल रीजन एंड थोड़ा सा बीमार भी हो गया था मैं, बस बट टच वुड इट वाज नॉट कोविड। तो कुछ पर्सनल काम की वजह से एंड थोड़ा घर के काम धाम में थोड़ा हम इस चैनल से थोड़ा सा हट गए थे। एंड नाउ आई विल मेक श्योर कि आने वाले दिनों में हम रेगुलर वीडियोस बनाते रहें और साथ साथ पढ़ाई करते रहें ताकि हम सब साथ में पेपर को क्रैक करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आह, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे एंड जो एक लीथल वेव आई थी कोविड की, सेकेंड वेव जो लीथल वेव आई थी उसके अंदर, और यू एंड योर फैमिली मेंबर्स आर सेफ एंड कीपिंग हेल्दी। एंड आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही सब सेफ रहें एंड इस बीमारी से ज्यादा बचे रहें। जरूरत होने पर ही बाहर निकले एंड रेस्ट यू ऑल आर मैच्योर इनफ टू फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स व्हिच आर बीइंग गिवन बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। हम पढ़ रहे थे इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके अंदर हमने काफी सारी कंट्रीज कवर कर ली थी और जो आखिरी कुछ मेजर कंट्रीज बची हैं उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंडिया के रिलेशनशिप वियतनाम के साथ। वियतनाम जो है वो चाइना के साउथ नीचे थोड़ा यहाँ पड़ता है। दिस इज वियतनाम इधर। तो इसके सबसे पहले आज हम तीन कंट्रीज के बारे में डिस्कस, तीन नहीं एक्चुअली चार कंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वन इज वियतनाम, सेकंड वुड बी फ्रांस, थर्ड वुड बी कनाडा एंड फोर्थ वुड बी ऑस्ट्रेलिया। तो अभी सबसे पहले जो फर्स्ट कंट्रीज के बारे में हम बात करेंगे वो है वियतनाम। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड के बारे में जाने जाएं तो इंडिया और वियतनाम के बीच की जो फाउंडेशन स्टोन थी वो ले करी थी जो वियतनाम के लीडर थे हो ची मिन। ये पंडित नेहरू के काफी अच्छे दोस्त थे और इन्होंने एक टाइम पे बोला भी था कि द इंडियन कल्चर इज द ओनली कल्चर विच हैज कम टू वियतनाम विद पीस एंड आवर कॉमन गोल्स फॉर इंडिपेंडेंस जस्टिस एंड पीस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडिंग दिस फ्रेंडशिप। ये जो है वियतनाम के लीडर हो ची मिन एंड ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच में काफी अच्छी दोस्ती थी जिसकी वजह से इंडिया और वियतनाम के बीच में एक जो हमारी दोस्ती का फाउंडेशन स्टोन था वो रखा गया था। अब वियतनाम हमारे लिए सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि इसके पास अच्छा खासा हाइड्रोकार्बन का रिजर्व है। हाइड्रोकार्बन जो है वो आप फ्यूल में, नेचुरल गैस में एंड डीजल में यूज कर सकते हैं जो कि काफी एफिशिएंट फ्यूल माना जाता है। तो इनके पास हाइड्रोकार्बन का काफी अच्छा खासा रिजर्व है। एंड वियतनाम इज ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड which is strategically located and act as a trans point between North Asia and Southern Asia। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बाकी सारी कंट्रीज हैं तो जो बेस्ट रूट निकल के आता है बिटवीन नॉर्दर्न एशिया एंड साउथ एशिया वो यहाँ से ही इधर आता है। तो वियतनाम जो है यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद 19 इन्होंने अपनी जो पॉलिसी थी, ये पहले एक सब्सिडाइज कंट्री थी, ये हर चीज पर बहुत ही हाई सब्सिडीज देते थे और ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी थी, ये खाली अपने बारे में सोचते थे। तो 1986 में इन्होंने ये अप्रोच चेंज करी एंड द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी विद हाई सब्सिडीज वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सोशली ओरिएंटेड मार्केट इकोनॉमी कि हम सबका साथ सबका विकास टाइप के एक पॉलिसी फॉलो करेंगे और उसकी वजह से ही जो इनका ग्रोथ रेट था वो 7% से इंक्रीज हुआ था। इंडिया और वियतनाम के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो $12 बिलियन की है एंड इंडिया जो है इनका 7th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। एंड इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है जो मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडिया जो यहाँ है ये अपने ईस्टर्न जो नेशंस है उनके साथ फ्रेंडशिप अपनी बढ़ाना चाहता है। तो उसी के चलते, लुक ईस्ट पॉलिसी के चलते ही वियतनाम जो है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट नेशन है एंड लुक ईस्ट पॉलिसी एक टर्निंग पॉइंट रहा क्योंकि अब इंडिया और वियतनाम दोनों ईस्ट एशिया समिट और आसियान के भी मेंबर्स हैं। अब बात करते हैं वियतनाम वॉर के बारे में कि ये भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट था वियतनाम की हिस्ट्री में। तो वियतनाम वॉर जो थी वो 1954 से लेकर 1975 तक चली। तो आप मानिए कि 19 साल एक वॉर चली थी। और ये वॉर हुई कैसे थी? जो नॉर्थ वियतनाम की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और जो उनके एलाइज थे साउथ वियतनाम में, इन्होंने साउथ वियतनाम के खिलाफ एक जंग छेड़ दी थी। जो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट थी इनका नाम था वीएस्ट कॉन्ग। तो इन्होंने अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ साउथ वियतनाम के खिलाफ एक जंग छेड़ी थी और
इनको जो सपोर्ट कर रहा था वो कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट ने इन्हें फंडिंग दी थी, आर्म्स दिए थे एंड ट्रेनिंग दी थी साउथ वियतनाम के गवर्नमेंट को और उनकी मिलिट्री को, क्योंकि वियतनाम का जो पार्टीशन था कम्युनिस्ट नॉर्थ एंड डेमोक्रेटिक साउथ में, तो इसके अंदर यूएसए डेमोक्रेटिक साउथ को सपोर्ट कर रहा था। और जो नॉर्थ वियतनाम था उसको सपोर्ट मिल रहा था सोवियत यूनियन, चाइना और अदर कम्युनिस्ट एलाइज से। एंड साउथ वियतनाम का सबसे बड़ा सपोर्टर था यूनाइटेड स्टेट, देन साउथ कोरिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और बाकी एंटी कम्युनिस्ट एलाइज। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखते हैं। जो सबसे पहली डेट है वो है वियतनाम फ्रांस वॉर, ये चली थी 1946 से 1954, जिनीवा अकॉर्ड। इसी की वजह से वियतनाम का नॉर्थ एंड साउथ बाइफर्केशन हुआ था। ये 1954 में साइन हुई थी, उसी के चलते लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम को इंडिपेंडेंस मिली थी कॉलोनियल रूल से। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें अपने ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया और वियतनाम के बीच में क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि 2014 में इंडिया ने $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी वियतनाम। लाइन ऑफ क्रेडिट का सीधा सिंपल मतलब होता है कि इट इज टिपिकली ऑफर्ड बाय लेंडर, या तो ये बैंक ऑफर करता है या फिर जो यूनियन होते हैं या कंट्रीज हैं वो करती हैं। आप इसके अंदर जितना भी आप फंड यूज करेंगे आप उतने पर ही इंटरेस्ट देंगे। यू कैन विड्रॉ ऑन इट मैक्सिमम अमाउंट फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। कि 100 मिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है इंडिया ने दिया है, तो उसके अंदर से वियतनाम फंड यूज कर सकता है एंड ही विल पे द इंटरेस्ट ओनली व्हेन यू बोरो ऑन लाइन ऑफ क्रेडिट। आप इसके अंदर से जितना पैसा निकालेंगे आप उसी पर इंटरेस्ट देंगे। एंड वंस यू पे बैक बोरोड फंड, जब आप एक बार जितना भी आपने अमाउंट वापस लिया है आप वो वापस कर देते हैं, दैट अमाउंट इज अगेन अवेलेबल फॉर यू टू बोरो। तो ये एक तरह की बास्केट है, इसके अंदर से आप जितना यूज करेंगे उस पर आप इंटरेस्ट देंगे, और जब आप एक बार पे बैक कर देंगे तो ये जो वापस है ये इसी बास्केट में फंड्स आ जाएंगे। इंडिया ने वियतनाम को 4 पेट्रोलिंग वेसल, ये एक शिप की तरह होते हैं जो कि पेट्रोलिंग मतलब पुलिसिंग करने के काम आते हैं, वो भी दिए थे वियतनाम को, जो कि वो साउथ चाइना सी में इस्तेमाल कर रहा है। 2016 में इंडिया ने फिर से 500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी वियतनाम को फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इंडिया। कि वियतनाम इंडिया से परचेज इक्विपमेंट लेगा और उसके लिए इंडिया ने वियतनाम को पैसे दिए। बोथ द साइड्स आल्सो साइंड सिविलियन न्यूक्लियर डील, जिसके अंदर जो कंट्रीज हैं वो आपस में न्यूक्लियर फ्यूल को एक्सचेंज करेंगी फॉर द सिविलियन यूज, जिसके अंदर इंडिया है डिसाइडेड टू सप्लाई वियतनाम विद ब्रह्मोस मिसाइल एंड इंडिया जो है वो वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल भी सप्लाई करेगी। मैं आपको बताया था ब्रह्मोस मिसाइल हमको मिलेगा रशिया से। इसके अंदर ब्रह्म इज फॉर ब्रह्मपुत्र एंड मोस इज फॉर मॉस्का रिवर, सो ब्रह्मोस मिसाइल विल बी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ रशिया। एंड दोनों 2021 में यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर बन चुके हैं एंड दिस विल बी रिस्पांसिबल फॉर स्टैंडिंग टाइज एज वी बोथ हैव कॉमन व्यूज ऑन नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अब यूएनएससी क्या है और उसकी पार्टनरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले मॉड्यूल में, जब हम यूएनएससी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और वियतनाम के बीच में क्या क्या एग्रीमेंट रहे हैं, क्या वियतनाम वॉर थी, क्या हमारा बैकग्राउंड था। छोटी कंट्री है तो इनका जो रिलेशनशिप है इनको भी हम बहुत छोटे मॉड्यूल में कवर कर सकते हैं। तो अब जो अगली कंट्री होगी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगा हमारा इंडिया के रिलेशनशिप फ्रांस के साथ। तो आइए अब हम बात करते हैं इंडिया की रिलेशनशिप फ्रांस के साथ। फ्रांस जो है वो यूके के जस्ट नीचे इधर पड़ता है। तो अब हम आगे चलते हुए बात करते हैं कि इंडिया और फ्रांस का क्या बैकग्राउंड रहा, कैसे हमारे संबंध हैं और हमारे बीच में क्या क्या मेजर एग्रीमेंट्स रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल लिंक के बारे में बात करें तो 17th सेंचुरी में फ्रांस का एक ट्रेवलर था फ्रांकोइस बार्नियर, ये इंडिया आए थे एंड ये बने थे ऑफिशियल फिजिशियन ऑफ औरंगजेब। ये औरंगजेब के ऑफिशियल फिजिशियन बने थे। 18th सेंचुरी में भी फ्रांस जो था वो पावर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में काफी ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था एंड इसी के चलते उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी भी एस्टेब्लिश करी थी। ये जो प्रेसिडेंसी थी ज्यादातर तो ब्रिटिश ने कॉन्कर कर ली थी, बट जो फ्रांस का कंट्रोल था वो माहे, यमन, कारिकाल और पौंडीचेरी पर रह गया था। जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस ली थी एंड जब बाकी जो सारी प्रिंसली स्टेट एंड प्रोविंसेस थे वो यूनाइट होकर एक इंडिया बना रहे थे, उस टाइम पे 1954 में
70,000 पीपल फ्रॉम दिस एरिया वेंट टू फ्रांस, और ये जो 4 एरिया थे, माहे, यमन, कारिकल एंड पौंडीचेरी, ये बहुत ही पीसफुली ट्रांसफर कर दिए गए थे इंडिया को। और जो 70,000 पीपल थे इस जगह से, वो चले गए थे फ्रांस और वो बन गए थे फ्रेंच सिटीजन। तो इंडिया और फ्रांस के बीच की जो फाउंडेशन स्टोन थी वो यही रख दी गई थी जब ये पीसफुल ट्रांसफर हुआ था। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ रिलेशनशिप इज लेड ऑन दिस पीसफुल ट्रांसफर। अब कोल्ड वॉर के समय इंडिया और फ्रांस ऑपोजिट साइड पर थे। फ्रांस जो था वो कैपिटलिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था और इंडिया जो थी वो कम्युनिस्ट को सपोर्ट कर रही थी। बट उस टाइम पर भी फ्रांस जो था वो इंडिया के न्यूक्लियर एंड स्पेस प्रोग्राम को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, एंड दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर कीपिंग द मोमेंटम ऑफ दिस रिलेशनशिप अलाइन। एंड कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद इंडिया को एक ट्रस्टेड वेस्टर्न पार्टनर चाहिए था, क्योंकि एक तो वेस्टर्न साइड से काफी ज्यादा इंटरनेशनल टेररिज्म इंडिया फेस कर रहा था, एंड इंडिया को अपनी जो ट्रेड चैलेंजेस थे, जो ट्रेड को लेके इंडिया के पास चैलेंज थे, उनको भी कॉन्कर करना था। दोनों के बीच की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी वो स्टार्ट हुई थी 1998 में। अब बात करते हैं कि दोनों के बीच में क्या क्या डील्स रही हैं। तो सबसे पहले तो 2008 में इंडिया और फ्रांस ने साइन करी सिविलियन न्यूक्लियर डील। उसके बाद 2010 में जब यूएस ने वेवर दिलवा दिया था इंडिया को एनएसजी से, उसके बाद अरेवा अरेवा जो है वो फ्रांस की कंपनी है, एंड एनपीसीएल जो है वो इंडिया की कंपनी है। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिगेस्ट न्यूक्लियर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी होगी 9,900 मेगावाट्स। कहां? ये होगा जैतपुर में। और जैतपुर कहां है? रत्नागिरी, जो कि है महाराष्ट्र में। तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ 2010 में, फ्रांस की कंपनी अरेवा एंड इंडिया की कंपनी एनपीसीआईएल, कि ये दोनों मिलके एक सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे जिसके पास 9,900 मेगावाट की कैपेसिटी होगी, एंड ये एस्टेब्लिश होगा महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, जैतपुर के अंदर। अब आगे बात करते हैं कि 1993 में इसरो, जो इंडिया का आपको पता है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो फ्रांस का जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है CWES, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस। किसमें? आउटर स्पेस। कि आउटर स्पेस के अंदर ये दोनों साथ में मिलकर रिसर्च करेंगे कि वहां पर क्या है एंड वहां पर क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती है। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 1993 में। उसके बाद हम बात करते हैं CMBRC के बारे में। CMBRC की अगर हम फुल फॉर्म जाने तो ये है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, एंड इस एग्रीमेंट के चलते जो दोनों साइड थी, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉइंटली स्टडिंग CMBRC। ये जो है ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है। जब बिग बैंग हुआ था, जिसको हमारी यूनिवर्स के स्टार्टिंग का रीजन बताया जाता है कि बिग बैंग हुआ था, एंड वहां से मॉलिक्यूल्स निकले थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एंड उससे हमारा यूनिवर्स बना था। तो ये जो रेडिएशन है ये उस टाइम से प्रेजेंट है। तो दोनों कंट्री हैं वो दोनों साथ में मिलके इन रेडिएशन एंड वेव्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। नेक्स्ट जो था, बोथ द साइड्स जॉइंटली लॉन्च मेगाट्रॉपिक्स। मेगाट्रॉपिक क्या है? मेगाट्रॉपिक है एक सैटेलाइट। ये किस चीज के बारे में स्टडी करेगी? ये स्टडी करेगी इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ट्रोपोस्फेरिक वाटर साइकिल। ट्रोपोस्फेरिक वाटर साइकिल पर क्लाइमेट चेंज क्या इफेक्ट डालता है, उसको स्टडी करेगी ये सैटेलाइट मेगाट्रॉपिक, जो कि ये है।
ये जो सैटेलाइट है ये इंडिया और फ्रांस ने जॉइंटली लॉन्च करी है। उसके बाद इन दोनों ने दोबारा साथ में मिलके सरल नाम की सैटेलाइट को लॉन्च किया, और ये क्या करेगी, ये करेगी ओशियनोग्राफिक स्टडी। ओशियनोग्राफिक स्टडी करेगी ये सैटेलाइट, जो कि ये है जिसका नाम है सरल। उसके बाद स्पॉट 6 ये सैटेलाइट है जिसका नाम है, ये सैटेलाइट है जिसका नाम है स्पॉट 6। ये सॉरी स्पॉट 6 ये फ्रांस की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, और इसको लॉन्च किया था इंडिया ने स्पेस में। किससे? पीएसएलवी रॉकेट से। पीएसएलवी रॉकेट से, पीएसएलवी का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि हमारी जो पोलर ऑर्बिट होती है उसके अंदर जो लाइट, स्पेशली ये रॉकेट जो यूज किया जाता है वो लाइट वेट व्हीकल के लिए यूज किया जाता है, जिनका वजन बहुत कम होता है, एंड ये पोलर ऑर्बिट पे रोटेट करते हैं। तो जो स्पॉट 6 है वो फ्रांस की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, जो कि इंडिया ने लॉन्च करी पीएसएलवी रॉकेट से। उसके बाद बात करते हैं अरेवा एंड एलएनटी एग्रीमेंट 2015 के बारे में। 2015 में अरेवा जो फ्रांस की कंपनी है, एलएनटी जो इंडिया की कंपनी है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था फॉर डेवलपिंग मेटल केसिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूल यूज होता है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है, एंड अगर उसका एटमॉस्फेयर के साथ अगर वो मिल जाए या उसमें अगर फायर हो जाए तो उससे बहुत ही मेजर डिजास्टर हो सकता है। तो उसको सेफ रखने के लिए उनकी एक मेटल केसिंग बनाई जाएगी, जिसको डेवलप कर रही है फ्रांस की कंपनी अरेवा इन जॉइंट कोलैबोरेशन विद इंडिया की कंपनी एलएनटी। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंच रेलवेज के बारे में। अब फ्रेंच रेलवेज जो है वो हेल्प करेगा इन द अपग्रेडेशन ऑफ अंबाला एंड लुधियाना रेलवे स्टेशन। कि फ्रेंच रेलवेज की जो कंपनीज होंगी वो इंडिया में आएंगी और वो अंबाला एंड लुधियाना के जो रेलवे स्टेशन है उनको अपग्रेड करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं एल्स्टॉम के बारे में। एल्स्टॉम जो है ये फ्रांस की कंपनी है, एंड ये कोलैबोरेट करेगी इंडियन रेलवेज के साथ, एंड ये साथ मिलकर बनाएंगे 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ही होते हैं जो ट्रेन को पुल करते हैं, जो ट्रेन का मेन इंजन होता है। तो फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम एंड इंडियन रेलवे साथ मिलकर 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाएंगी। कहां बनाएंगी? ये बनाएंगी मध्यपुरा, और ये मध्यपुरा कहाँ है? मध्यपुरा है बिहार के अंदर। तो ये एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। ये एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 2016 में। अब आते हैं एक लास्ट दो छोटे एग्रीमेंट के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे एक मेन एग्रीमेंट के बारे में। एयरबस और महिंद्रा का जो एग्रीमेंट था ये था कि एयरबस जो है ये फ्रांस की कंपनी है, और आपको जैसे पता है कि महिंद्रा जो है वो एक इंडियन कंपनी है। ये दोनों साथ में कोलैबोरेट करेंगे क्या, और ये मिलके क्या मैन्युफैक्चर करेंगे? ये मैन्युफैक्चर करेंगे हेलीकॉप्टर्स इंडिया में फॉर मिलिट्री यूज। तो एयरबस एंड महिंद्रा विल जॉइंटली कोलैबोरेट टू मैन्युफैक्चर एंड डेवलप हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। उसके बाद बात करते हैं एक और लास्ट छोटे एग्रीमेंट के बारे में कि मिराज 2000 एयरक्राफ्ट जो कि ये है, एंड स्कॉर्पियन सबमरीन जो कि ऐसी दिखती हैं। इनका एग्रीमेंट ऐसे कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी हुई है, जस्ट ये बताया गया है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में जो पहले के एग्रीमेंट हुए थे उसके अंदर इंडिया ने फ्रांस से मिराज 2000 एयरक्राफ्ट भी परचेज किया था एंड स्कॉर्पियन सबमरीन भी परचेज करी थी। तो एक डिफेंस के पर्सपेक्टिव से हमें ये हिस्ट्री याद रखनी जरूरी है कि डिफेंस की फील्ड में हमने फ्रांस से क्या क्या डील्स करी है। अब हम बाद में लास्टली जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे राफेल डील के बारे में, जो कि काफी चर्चा में रहती है। ये डील सबसे पहले 2012 में साइन हुई थी, पर ये उस टाइम पे केटर नहीं हो पाई थी क्योंकि जो फ्रांस की कंपनी थी दसॉल्ट एविएशन,
जो फ्रेंच कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई सफर्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, इनका दिवालिया टाइप निकल गया था एंड दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रफाल एयरक्राफ्ट फॉर अस। उसके चलते जो डील थी वो 2015 में फिर से रिविजिट करी गई एंड 2016 में साइन हुई, जिसके चलते इंडिया जो है फ्रांस से 36 रफाल एयरक्राफ्ट परचेज करेगा एट द कॉस्ट ऑफ 7.87 बिलियन यूरोस इन फ्लाइंग कंडीशन। एंड इस 7.87 बिलियन के अंदर इट विल बी अ फुल्ली इक्विप्ड एयरक्राफ्ट, जिसके अंदर सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होंगी एंड जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं, गन्स होती हैं, आर्मामेंट्स होते हैं, वो सब हमको फुल्ली इक्विप्ड मिलेंगे। रफाल के बारे में अगर जाने तो रफाल कुछ ऐसा दिखता है एंड रफाल इज अ मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ऑफ 4.5 जनरेशन with a meteor radar beyond the visual range, गाइडेड मिसाइल सिस्टम विद अ रेंज ऑफ 150 किलोमीटर। इसकी जो रेंज है वो 150 किलोमीटर रहेगी। इसके पास गाइडेड मिसाइल सिस्टम है कि ये मिसाइल को फुली गाइडेंस के साथ लॉन्च कर सकता है एंड इट्स अ मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एंड ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम साइंस एंड टेक के अंदर डिफेंस का टॉपिक कवर करेंगे। तो रफाल डील के बारे में इतना ही एंड आई गेस इसके साथ इसके साथ इंडिया एंड फ्रांस के जो रिलेशनशिप है वो यहीं पर एंड होते हैं। लेट जस्ट रिविजिट क्विक रिविजिट कि इंडिया रिलेशनशिप विद फ्रांस में क्या क्या रहा है, क्या हिस्ट्री रही है। 17th सेंचुरी में वहां से एक ट्रेवलर आए थे एंड वो औरंगजेब के फिजिशियन बने। 18th सेंचुरी में माहे यमन कालिकरन पौंडीचेरी पर कंट्रोल रहा फ्रांस का। देन 1954 में वो जो जितनी भी प्रोविंसेस थे वो उन्होंने इंडिया को पीसफुली ट्रांसफर कर दिए थे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों के बीच में 1998 में स्टार्ट हुई थी। 2008 में हमने सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन करी इनके साथ। 2010 में अरेवा एंड एनपीसीआई ने एक बिगेस्ट न्यूक्लियर प्लांट की डील साइन करी जो कि जैतपुर में एस्टेब्लिश होगा। उसके बाद 1993 में इसरो एंड सीडब्ल्यूएस का एग्रीमेंट फॉर आउटर स्पेस रिसर्च, देन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन स्टडी जॉइंटली बाय बोथ ऑफ देम, then this megatropic satellite launch for the impact of climate change on tropospheric water cycle, then दोनों ने मिलके एक सरल सैटेलाइट लॉन्च करी फॉर ओशनोग्राफिक स्टडी एंड देन एक जो स्पॉट 6 है जो कि फ्रांस की सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, वो इंडिया ने लॉन्च करी अपने पीएसएलवी से। देन अरेवा एंड एलएनटी का एग्रीमेंट फॉर डेवलपिंग द मेटल केसिंग फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर। फ्रेंच रेलवेज और इंडिया फ्रेंच रेलवेज हेल्प करेगा अंबाला और लुधियाना रेलवे स्टेशन को डेवलप करने में। फ्रांस की जो कंपनी है एल्स्टॉम वो कोलैबोरेट करेगी इंडियन रेलवेज के साथ फॉर 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो कि 2016 में डील साइन हुई थी एंड ये एस्टेब्लिश होंगे एंड ये बनाई जाएंगी मध्यपुरा इन बिहार। एंड लास्टली द एयरबस महिंद्रा एग्रीमेंट, मिराज 2000 एयरक्राफ्ट एंड स्कॉर्पियन सबमरीन एंड द इम्पोर्टेंट वन रफाल एग्रीमेंट। इसके साथ ही इंडिया और फ्रांस रिलेशनशिप यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इंडिया के रिलेशनशिप कनाडा के साथ। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है कि कनाडा में काफी ज्यादा पॉपुलेशन में इंडियंस रहते हैं एंड पंजाब तो वहाँ की थर्ड लैंग्वेज तक बन चुकी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इंडिया के रिलेशनशिप कनाडा के साथ कैसे रहे थे एंड क्या क्या एग्रीमेंट्स रहे एंड क्या क्या हमारे बीच में इरिटेंट्स रहे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि 1914 में कोमागाता मारू एक जापानीज टीम शिप थी जिसके अंदर ब्रिटिश इंडिया से जो कुछ लोग थे जिसके अंदर मेजरली सिख थे, उन्होंने चाहा कि हम, क्योंकि इंडिया की उस टाइम पे हालत बहुत ज्यादा खराब थी ब्रिटिश रूल के अंदर, सो दे ट्राई टू लीव इंडिया एंड इमिग्रेट टू कनाडा इन अप्रैल 1994। बट कनाडा ने इसका एंट्री को एकदम डिनाई कर दिया था एंड उस टीम शिप को वापस भगा दिया था, जिसके चलते 19 लोगों ने अपनी जान खो दी थी। उस शिप में कुछ ट्रेजेडी हुई थी जिसकी वजह से 19 लोगों ने अपनी जान खो दी थी। तो 2016 में जो कनेडियन पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने एक अपॉलॉजी दी थी सिख कम्युनिटी को इस इंसिडेंट के लिए। 2015 में जो हमारे पीएम मोदी हैं ये गए थे कनाडा एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन पीएम टू मेक अ विजिट इन 40 ईयर एंड इनकी जो विजिट थी वो सिक्स फॉर जस्टिस, जो वहां का सिख का बहुत ही मेजर ग्रुप है जो कि जिसका नाम है सिक्स फॉर जस्टिस,
उनने बहुत ही ज्यादा अपोज किया था इस मीटिंग को। अब इरिटेंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला आता है खालिस्तानी इशू। अब कनाडा में काफी सारे सिख पॉपुलेशन है जो कि प्रो खालिस्तानी है एंड खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। अब ये जानती है खालिस्तान है क्या। तो खालिस्तान मूवमेंट जो है इट्स अ सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट, और ये चाहते हैं कि ये सिख के लिए एक अलग से एक सॉवरेन स्टेट, एक नेशन बनाए जिसका नाम हो खालिस्तान, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ खालसा, खालसा इन पंजाब रीजन। और ये जो स्टेट है ये एरिया लेगी कुछ इंडिया का एंड कुछ पाकिस्तान से, एंड ये मिलकर बनाना चाहते हैं इसको खालिस्तान, जो कि ये चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक अलग नेशन बने जिसका नाम हो खालिस्तान, स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ स्पेसिफिक सिख सिख कम्युनिटी। उनके लिए एक होमलैंड बनाया जाए खालिस्तान, जिसका मीनिंग होता है लैंड ऑफ खालसा। बट आप सब जानते हैं कि ये करना एक पॉसिबल चीज नहीं है एंड इट्स नॉट अ रीजनेबल डिमांड एज वेल। तो इसी के चलते, सॉरी इसके चलते नहीं, आपको सबको पता होगा कि 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, जो एक इनके जो खालिस्तान लीडर थे जर्नैल सिंह, जब उनपे इंदिरा गांधी ने अटैक करवाया था, तो उस जो अटैक था उसको नाम दिया था ब्लू स्टार ऑपरेशन, जिसके अंदर जो वो लीडर थे जर्नैल सिंह उनको मार गिराया था। तो उसके रिस्पॉन्स में 1984 में जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था उसके रिस्पॉन्स में ये कनिष्का एयरलाइन ट्रेजेडी, सॉरी ये कनिष्का एयरलाइन ट्रेजेडी हुई, जो कि फ्लाइट मॉन्ट्रियल से टेक ऑफ करी थी एंड लंदन के थ्रू ये दिल्ली आने वाली थी। 1985 में कनिष्का एयरलाइन ट्रेजेडी टुक प्लेस। इसके अंदर 329 पीपल वर किल्ड। इन्होंने फ्लाइट के अंदर एक एक्सप्लोजिव को प्लांट किया था एंड ये बीच हवा में, जब मॉन्ट्रियल से उड़ के ये फ्लाइट लंदन की तरफ जा रही थी, तब हवा में इस फ्लाइट के अंदर ये एक्सप्लोजिव फट गया, जिसकी वजह से 329 लोगों की जान गई थी। अब इंडिया चाह रही थी जो इसके जो कल्प्रिट हैं उनको इंडिया भेजा जाए। इंडिया वांटेड द कल्प्रिट टू बी एक्स्ट्राडाइटेड टू इंडिया, बट कनाडा ने उस टाइम पे मना कर दिया। कनाडा रिफ्यूज, सेइंग दैट दे वुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ कनाडा। तो ये एक बहुत ही मेजर इरिटेंट रहा था हमारे और कनाडा के बीच में, कि जो 329 जो बंदे मरे थे उसके अंदर मेजोरिटी जो बंदे थे वो इंडियन थे, क्योंकि जो फ्लाइट थी वो कनाडा से इंडिया आ रही थी। एंड उसमें जो कल्प्रिट थे, जो कि मुख्य आरोपी थे, इंडिया चाहता था कि वो आरोपी इंडिया आए और इंडिया उनको सजा दे, पर कनाडा ने इस बात को साफ साफ मना कर दिया कि हम इनको सजा देंगे कैनेडियन रूल के हिसाब से। जो कनाडा का ग्रुप है द पोएटिक फाउंडेशन फॉर जस्टिस, ये एक कनाडा का ग्रुप है। ये अभी हाल फिलहाल में जो कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट इन इंडिया, दिसंबर 2020 से शुरू हुआ था, ये अभी भी चल रहा है। इसके अंदर भी इनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट देखी गई है। तो ये कुछ इरिटेंट हैं जो इंडिया और कनाडा के बीच में रही हैं। अब बात करते हैं इंडिया और कनाडा के बीच में एग्रीमेंट के बारे में। 2013 में 2013 में दोनों कंट्रीज ने, इंडिया और कनाडा ने सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन करी थी फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल फॉर द सिविलियन यूज। उसके बाद 2013 में ही दोनों ने बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके चलते ये दोनों अपनी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट जो है उनको बढ़ाएंगे, प्रमोट करेंगे एंड उसकी प्रोटेक्शन भी करेंगे। सबसे बड़ी डील जो थी वो 2015 में हुई थी, न्यूक्लियर डील, जिसके चलते इंडिया ने कनाडा से 9,000 टन ऑफ यूरेनियम परचेज किया था। अब आपको मैं बता दूं कि यूरेनियम जो है इट्स द बेस्ट न्यूक्लियर फ्यूल एंड ये काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है एंड ये आप जनरली एक्वायर भी नहीं कर सकते। यूरेनियम को एक्वायर करना इज ए लीगल ऑफेंस, इसके लिए आपको कैद भी हो सकती है। तो इंडिया ने कनाडा से 9,000 टन ऑफ यूरेनियम परचेज किया था फॉर न्यूक्लियर एनर्जी एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 284 मिलियन। दोनों साइड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए हैं दो। सबसे पहला जो है दैट इज कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस, एंड जो दूसरा साइन किया है दैट इज कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। ज्यादा नहीं, इंडिया और कनाडा के बीच में यही चार मेजर एग्रीमेंट रहे हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा एग्रीमेंट इज 2015 न्यूक्लियर डील, जिसके अंदर हमने 9,000 टन ऑफ यूरेनियम कनाडा से परचेज किया फॉर न्यूक्लियर एनर्जी।
तो इंडिया और कनाडा के बीच में बस इतना ही। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इंडिया के रिलेशनशिप ऑस्ट्रेलिया के साथ। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिया के रिलेशनशिप ऑस्ट्रेलिया के साथ। थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि पहले जो दोनों के बीच में रिलेशनशिप थे दैट वाज कन्फाइंड मेनली टू द स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट, कि दोनों बस क्रिकेट के लिए ही इंडिया यूज्ड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया एंड वाइस वर्सा क्रिकेट टूर्नामेंट्स के लिए। बट दोनों जो कंट्री ने धीरे धीरे करके अपने जो इकोनॉमिक टाइज हैं उनको भी काफी बेहतर किया है। जानते हैं कैसे। 1986 में पीएम राजीव गांधी ऑस्ट्रेलिया गए थे और उन्होंने वहां जाके बोला था द टाइज बिटवीन द टू शुड बी मोर ब्रॉड बेस्ड। एंड इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया की धरती से ही उन्होंने डिसआर्मामेंट की पॉलिसी अनाउंस करी थी, जो कि सपोर्ट करती है कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो ये जो पॉलिसी थी ये लॉन्च करी गई थी ऑस्ट्रेलिया की सॉइल से। जब ऑस्ट्रेलिया ने जब इंडिया ने अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च करी एंड 2002 में जब लुक ईस्ट पॉलिसी पार्ट 2 लॉन्च करा, तो इसके चलते भी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इंडिया के रिलेशनशिप थे वो काफी बेहतर हो गए थे। क्योंकि इंडिया अगर यहाँ है तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया एकदम बॉटम राइट में है, इन द मोस्ट साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया तो खुद में एक, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के जो कनेक्शन थे वो काफी ज्यादा अच्छे हो गए थे आफ्टर द लुक ईस्ट पॉलिसी। जनवरी 26 जो है वो दोनों के लिए एक कॉमन डे माना जाता है, क्योंकि इंडिया में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे के हिसाब के नाम से, एंड ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेट करते हैं ऑस्ट्रेलियन डे, क्योंकि इस दिन ब्रिटिश जो है वो ऑस्ट्रेलिया आए थे। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफी सारे प्लेटफॉर्म पर जॉइंटली काम कर रहे हैं एंड दोनों यहाँ प्रेजेंट है। द फर्स्ट वन इज ईस्ट एशिया समिट, देन क्वाड जो कि एक ग्रुप काफी अच्छे से उभर के आ रहा है, जिसके जो पार्टनर हैं वो है यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड इनको चाइना ये बोल रहा है कि इट्स मोर ऑफ अ एंटी चाइना ग्रुप, जो कि ऐसा नहीं है। इट्स मोर ऑफ अ ग्रुप ऑफ 4 नेशन व्हिच आर ट्राइंग टू डेवलप विद जॉइंट कोलैबोरेशन एंड सारे साथ मिलकर चलें, इसलिए क्वाड को बनाया गया था। इनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। दोनों पार्ट है आसियान रीजनल फोरम के बारे में एंड के प्लेटफॉर्म पर, एंड दोनों ही पार्ट है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव का। इन सब के बारे में हम बात करेंगे आने वाले मॉड्यूल में, तो डोंट वरी अगर आपको अभी इन नेम्स का ज्यादा फेमिलियर आप नहीं हो पा रहे हैं। आने वाले टाइम में हम बहुत ही डिटेल में इन सब के बारे में बात करेंगे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कुछ इरिटेंट्स रहे हैं। सबसे पहला, इंडियंस के ऊपर होने वाले रेसिस्ट अटैक। द कार्बन टैक्स imposed by Australia due to which coal import to India become costlier. ऑस्ट्रेलिया से जो इंडिया में कोल आता है उस पर ऑस्ट्रेलिया ने कार्बन टैक्स इंपोज कर दिया था, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट था उसकी जो प्राइस थी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 9 महीने की नेगोशिएशन के बाद जो दोनों कंट्रीज हैं वो अब तक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाई। तो अब बात करते हैं कि दोनों ने कौन से एग्रीमेंट साइन करे हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया को ना तो सिर्फ कोल सप्लाई करता है बल्कि यूरेनियम भी सप्लाई करता है, व्हिच इज अ वेरी गुड फील्ड फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। दोनों साइड ने सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन करी हुई है। वर्चुअल समिट कंडक्टेड बिटवीन द टू वाज रिस्पांसिबल फॉर एलिवेटिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया which started in 2008 to comprehensive strategic partnership। पहले जो हमारी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो पार्टनरशिप थी वो बस एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी कि हम कैसे अपने जो इकोनॉमिक टाइज हैं उनको बढ़ा पाए। पर अब जो हमारी उनके साथ टाइज हैं दैट इज मोर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक सोशली, एंड कैसे हमारी फ्रेंडशिप बढ़ पाए एंड कैसे हम साथ मिलकर काम कर सकें। ये अब हमारी पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुकी है। 2+2 डायलॉग भी हमारा स्टार्ट हो चुका है 2020 में, एंड वी हैव साइंड MOUs फॉर द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, वाटर कंजर्वेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। इसके साथ जो आज की हमारी 4 कंट्रीज थी, वी स्टार्टेड विद वियतनाम, देन फ्रांस, देन कनाडा एंड देन ऑस्ट्रेलिया। तो हम सब ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब तक हमने जितनी भी कंट्रीज के बारे में बात करी वो दे वर फार अवे फ्रॉम इंडिया, इंडिया के दूर के नेबर्स थे। अब आने वाले मॉड्यूल में हम बात करेंगे इंडिया के जो क्लोज नेबर हैं, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान, देन श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। इनके बारे में हम आने वाले मॉड्यूल्स में बात करेंगे।
तब तक आई होप आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ आया होगा. इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम. तो हम मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ अबाउट इंडिया चाइना रिलेशनशिप. टिल देन स्टे सेफ एंड अच्छे से पढ़िए एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच. आई विल टेक योर लीव नाउ. बाय बाय.